इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने पार्ट 1 एंड किया था। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, तब आपको ये पार्ट समझ आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। अब आगे आजिन और इनकांग एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। पास ही एक रिपोर्टर हाकुक मौजूद होता है जो चुपचाप उनकी तस्वीरें खींच लेता है। वहीं पास में जूनसेओ भी होता है, वो भी फोटो क्लिक करता है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे से साफ दिखता है कि वह खुश नहीं है। अगले सीन में हम लीना और जूनसेओ को साथ देखते हैं। लीना उससे पूछती है कि वो फाइट क्यों कर रहा था। लीना कहती है कि उसे लगा था कि जूनसेओ उन लोगों को हरा सकता था। जूनसेओ कहता है कि उसे खुद नहीं पता, वह बस कोशिश कर रहा था। लीना को जूनसेओ पसंद आने लगता है। लीना नशे की हालत में गाड़ी में बैठ जाती है और सो जाती है। इसी दौरान लीना के फोन पर हाकुक का कॉल आता है। कॉल जूनसेओ उठा लेता है। हाकुक कहता है कि आजिन और इनकंग किस कर रहे हैं, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही। जूनसेओ बिना कुछ कहे कॉल काट देता है। इसके बाद वह आजिन को मैसेज करता है और बताता है कि हाकुक को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है और उसे केयरफुल रहना होगा। अगले सीन में मैनेजर मैरी आजिन से मिलती है। वह उसे किस वाली फोटो दिखाती है और पूछती है कि यह सब क्या है। मैरी कहती है कि वह अभी मीडिया को रोक सकती है, लेकिन यह रिश्ता बहुत गंदा है और इसे खत्म करना होगा। आजिन साफ कहती है कि यह कोई गंदा रिश्ता नहीं है और वह और इनकंग सच में डेट कर रहे हैं। मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह स्मार्ट लड़की है, उसे यह सब करने की जरूरत नहीं है और उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आजिन पूछती है कि क्या ये फोटो हाकुक ने भेजी है। मैरी हाँ कहती है। तभी आजिन कहती है कि वह हाकुक से मिलना चाहती है। मैरी पूछती है कि वह उससे मिलकर क्या करेगी। आजिन कहती है कि जो वह चाहता है मैं उसे वही दूंगी, मैं उससे डील करूंगी। इसी बीच इनकंग वहाँ आ जाता है। आजिन उसे बाय कहकर चली जाती है। मैरी इनकंग से पूछती है कि यह सब कैसे हो गया, जबकि वह कह रहा था कि वह आजिन से दूर रहेगा। इनकंग कहता है कि उसे खुद नहीं पता, सब अचानक हो गया। मैरी पूछती है कि अब वह इसे कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि अगर मीडिया को पता चला तो उसकी इमेज खराब हो सकती है। इनकंग कहता है कि अब वह डरा हुआ नहीं है और जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी वह खुद लेगा। इसके बाद आजिन रिपोर्टर हाकुक से मिलती है। वह कहती है कि आजकल मीडिया सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ी रहती है और उनकी पर्सनल लाइफ को ही टारगेट बनाती है। हाकुक कहता है कि वह आर्टिकल पब्लिश करेगा और रुकने वाला नहीं है। आजिन आर्टिकल का टाइटल देखती है और कहती है कि इसे चेंज करो। वह कहती है कि टाइटल ऐसा होना चाहिए, सेलिब्रिटी आजिन कंट्रोल्स इनकंग। आजिन उसे पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें उनकी सही तस्वीरें हैं। वह यह भी कहती है कि वह खुद अपनी लव स्टोरी के हर पल की अपडेट देगी ताकि यह स्टोरी पूरी दुनिया में फैल जाए। इसके बाद उनकी रिलेशनशिप की न्यूज वायरल हो जाती है। सबको आजिन और इनकांग के बारे में पता चल जाता है। अगले सीन में हायंग आजिन की मैनेजर दिखती है। आजिन उससे पूछती है कि क्या वह डेट पर जाने वाली है। यांग पहले मना करती है, लेकिन आजिन उसके चेहरे से समझ जाती है कि वह जाएगी। आजिन उसे सलून ले जाने की बात करती है और साफ चेतावनी देती है कि अल्कोहल मत पीना, क्योंकि नशे में वह सब कुछ बोल देती है। ब्लाइंड डेट वाले सीन में यांग पहले से नशे में होती है और सामने जेहू बैठा होता है। नशे में यांग कन्फेस कर देती है कि जब लीना ड्रिंक ड्राइविंग कर रही थी तो उसने उसका क्रीम अपने ऊपर ले लिया था। जेहू ये सब चुपचाप रिकॉर्ड कर लेता है। उधर लीना को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते। मैनेजर मैरी उसे बताती है कि इंडस्ट्री उससे दूर हो रही है क्योंकि उसने आजिन को मारा था। लीना गुस्से में आजिन को बैड पर्सन कहती है, लेकिन मैरी उसे डांटकर वहाँ से भगा देती है। बाहर आकर लीना अपने फोन में यांग वाला वीडियो देखती है जिसमें उसका सच सामने आ चुका होता है। पीछे आजिन खड़ी होती है। वह लीना को बताती है कि उसने पहले ही वार्निंग दी थी। आजिन कहती है कि अगर लीना ने उसे परेशान नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। अब उसे कई सालों तक गायब रहना होगा। बाहर निकलकर आजिन यांग से कन्फ्रंट करती है। वह कहती है कि उसने अल्कोहल न पीने को कहा था, लेकिन उसने बात नहीं मानी। आजिन साफ कह देती है कि अब वह उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती और ये उसका आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद हम आजिन और इनकंग को एक परफेक्ट सेलिब्रिटी कपल की तरह देखते हैं। फैमिली, बर्थडे, फोटोज, डेट्स, फैंस, रोमांस, लेकिन अंदर ही अंदर आजिन का सब कुछ एक प्लान का हिस्सा है। प्रीमियर के दौरान जूनसेओ आजिन को स्टेज पर देखता है। उसे याद आता है कि आजिन ने पहले कहा था कि वह इनकंग को सिर्फ 1 साल के लिए डेट करेगी और फिर ब्रेकअप कर लेगी। यह बात जूनसेओ को अंदर से तोड़ देती है। कार सीन में इनकंग आजिन से कहता है कि वह उस पर प्राइड है और उससे प्यार करता है। आजिन स्वीट लेकिन कोल्ड तरीके से बात करती है। यही इस एपिसोड का इमोशनल पीक आता है, जहाँ एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ आजिन की प्लानिंग जूनसेओ आजिन के बारे में बात करने से मना कर देता है। वह कहता है कि आजकल जिन उसे कॉल नहीं करती। उसे लगता है कि जब जिन खुश होती है तब वह कभी उसे याद नहीं करती। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तभी वह उसे कॉल करती है। इसी दौरान जूनसेओ की माँ जी से उनका कॉल आ रहा होता है, लेकिन जूनसेओ फोन पिक नहीं करता। पास खड़ा जेहू यह देख लेता है। वह जूनसेओ से कहता है कि यह तुम्हारी माँ का कॉल है, तुम्हें पिक करना चाहिए। वह उसे ट्रेबल सोन कहता है जो अपनी माँ का फोन तक
नहीं उठाता। जुनसेओ कहता है कि जेहू अपने घर चला जाए, लेकिन जेहू हंसकर कहता है, कौन सा घर, मेरा कोई घर नहीं है, और अगर मैं चला गया तो तुम यहाँ बोर होकर मर जाओगे। इसके बाद जी सेओन जुनसेओ की माँ का वॉइस मैसेज आता है। वह कहती है कि इस हफ्ते तक पैसे भेज देना, उसे पैसों की जरूरत है। अगले सीन में जुनसेओ अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। वह सेक्रेटरी से कहता है कि उसकी माँ को उनकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, अगर वह आए तो उसे लौटा देना। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि जी सेओन चुपचाप घर के पास आ चुकी होती है। वह पहले डोर लॉक सिस्टम चेंज करवाती है और फिर घर के अंदर घुस जाती है। वह कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर डरमेंट इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है। अगले सीन में जी सेओन गुस्से में अजिन के पास आती है। वह डॉक्यूमेंट्स फेंक कर पूछती है, क्या तुमने जुनसेओ से अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को कहा था? क्या तुम उसे अपने जाल में फंसा रही हो? जी सेओन अजिन को ताने मारती है। वह कहती है कि जुनसेओ एक नाजायज बेटा है। क्या आजिन को लगता है कि उसे उसकी इनहेरिटेंस मिल जाएगी? क्या वह चाहती है कि जुनसेओ मर जाए? वह आजिन को याद दिलाती है कि जुनसेओ अपने फादर और ग्रैंडफादर से कितना प्यार करता है। अगर उसे सच पता चल गया कि वह बायोलॉजिकल सन नहीं है तो वह टूट जाएगा। इसलिए जी सेओन उसे धमकी देती है, बेहतर होगा तुम चुप रहो। इसके बाद हम ऐश जिन को एक स्टोर में फोटोशूट के लिए आते हुए देखते हैं। वहीं पास में सुंघी होती है जो आह जिन को देख लेती है। संग ही वहीं से अपना फोन निकालती है और एक आर्टिकल पब्लिश कर देती है, जिसमें वह आह जिन के स्कूल टाइम के सारे आरोप लिख देती है। कैसे उसने संघी पर चोरी का इल्जाम लगाया था, कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। यह न्यूज बहुत तेजी से फैल जाती है। हर कोई आर्टिकल को ध्यान से पढ़ रहा होता है। जुनसेओ भी ये आर्टिकल देखता है। वह किसी को मैसेज करता है और कहता है, मुझे पता है ये किसने किया है, ये संघी ही होगी। वह आज भी वैसी ही है। इसके बाद मैनेजर मैरी आजिन से बात करती है। वह पूछती है कि आर्टिकल में जो लिखा है क्या वह सच है। आजिन शांति से मना कर देती है। वह कहती है कि किसी ने फेमस होने के लिए झूठी कहानी छाप दी होगी, उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैरी कहती है कि अगर आजिन ऐसा कह रही है तो वह उस पर भरोसा करेगी, लेकिन उसे मीडिया से बहुत केयरफुल रहना होगा। आजिन मुस्कुराती है और कहती है कि वह समझ गई। अगले सीन में इनकंग अजिन को कॉल करता है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह कहता है कि वह उसके पास आ सकता है या अपनी दादी को भेज सकता है। आजिन मना कर देती है और कहती है कि वह ठीक है और बस थोड़ा रेस्ट करना चाहती है। रात के समय आजिन बिस्तर पर लेटी होती है। वह बीमार सी लग रही होती है। बाहर से कोई उसका नाम ले रहा होता है, लेकिन वह पहले नोटिस नहीं करती। जब वह दरवाजे तक आती है तो वहाँ इनकांग की दादी यूने खड़ी होती है। यूने उसे देखकर कहती है कि वह बीमार है और उसे बताना चाहिए था। आजिन कहती है कि आप बाहर खड़ी थी, बेल बजानी चाहिए थी। यूने मुस्कुराकर कहती है कि वह ठीक है, चिंता मत करो, और आजिन के लिए खाना बनाने लगती है। आजिन खाना नहीं खा पाती, बस प्लेट को देखती रहती है। यूने अपने हाथों से उसे खिलाती है। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर होती है। यूने आजिन को सुलाते हुए कहती है, उसे नहीं पता कि न्यूज सच है या झूठ, लेकिन अगर सच भी है तो भी वह आजिन का साथ देंगी। वह कहती है कि गॉड ने आजिन को बेटी की तरह उनके पास भेजा है। आजिन अब उनकी फैमिली है और वह उसे प्रोटेक्ट करेंगी। सुबह यूने जाने लगती है। आजिन उन्हें पासपोर्ट देते हुए कहती है कि अगली बार बाहर मत खड़ा होना, सीधे घर के अंदर आ जाना। अगले सीन में इनकंग कॉन्सर्ट कर रहा होता है। बाद में उसके घर मैरी आती है। इनकंग सीधे पूछता है कि वह क्यों आई है। मेरी तारीफ करती है और फिर स्क्रिप्ट की बात छेड़ती है। इनकंग मना कर देता है। वह कहता है कि वह कब अपनी जिंदगी जिएगा, कब खुश होगा। वह आजिन के बारे में कहता है कि वह उसके साथ बहुत खुश है और जिंदगी अनिश्चित है, इसलिए वह सब कुछ अभी करना चाहता है। तभी मैरी उसकी नजर छोटे बच्चों के शूज पर डालती है। वह पूछती है कि क्या वह वही सोच रही है जो दिख रहा है। इनकंग झूठ बोल देता है और कहता है कि उसने ये डिपार्टमेंट स्टोर से ले लिए थे, शायद फ्यूचर में जरूरत पड़े। मेरी सीधे पूछती है, क्या तुम अजिन से शादी करना चाहते हो। इनकंग हामी भर देता है, लेकिन कहता है कि उसे नहीं पता आजिन क्या फील करती है। अगले सीन में आजिन मंदिर में होती है। वहीं जेहू आ जाता है। आजिन उसे देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है। जेहू पूछता है, क्या वह खुश है, क्या उसे सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। आजिन कहती है कि हाँ वह खुश है। जेहू पूछता है कि वह कब तक अच्छा बना रहेगा। उसी समय यूने और उसका पोता इनकंग वहाँ आ जाते हैं। परिचय होता है और पता चलता है कि आजिन और जेहू पहले से एक दूसरे को जानते हैं। आजिन बताती है कि स्कूल के बाद उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए जेहू ने उसकी मदद की थी और उसने 1 साल तक उसके कैफे में काम किया था। अगले सीन में जुनसेओ घर आता है, लेकिन उसके पीछे पीछे लीना आ जाती है। लीना उसे देखकर चिल्लाती है और कहती है कि वह उसे पागलों की तरह मिस कर रही थी। जुनसेओ हैरानी से पूछता है, तुम हो कौन। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जुनसेओ गुस्से में बोलता है कि वह किसी को भी अपने आप को टच नहीं करने देता। वह लीना से पूछता है कि उसने उसे हक क्यों किया। वह कहता है कि अगर किसी को हक करना है तो पहले उसकी जांच करनी चाहिए। लीना सफाई देती है कि उसने सिर्फ हक किया है, न किस किया, न कपड़े उतारे। वह कहती है कि विक्टिम तो वह खुद है। जुनसेओ
हो उससे पूछता है कि वह जेहू को कैसे जानती है। लीना जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन जून से हो उसे रोक देता है और कहता है रहने दो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वह जाने लगता है। लीना उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है। वह कहती है कि उसे पहली बार पता चला कि जेहू की कोई फीमेल फ्रेंड भी है, इसलिए वह उसका नाम जानना चाहती है। जून से वो ठंडे तरीके से कहता है उससे पूछ लेना और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच आहजिन का कॉल जेहू के पास आता है। आहजिन उसे कुछ काम के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद जून से वो गाड़ी में जेहू को देखता है और पूछता है कि क्या अभी आहजिन का फोन आया था। जेहू पूछता है कि उसे कैसे पता चला। जून से वो कहता है कि उसके चेहरे से साफ पता चल जाता है कि आहजिन का कॉल कब आता है। जून से वो पूछता है कि आहजिन ने क्या कहा। जेहू बताता है कि आहजिन ने कहा है कि इस बारे में जून से को मत बताना। फिर वह वार्निंग देता है वैसे तुम्हारे घर पर एक पागल लड़की आई हुई है, आज वहाँ मत जाना। अगले सीन में हम जैंगो को देखते हैं जो आहजिन के पिता की फोटो देख रहा होता है। इसके बाद लीना अपने और जूनसेओ के बारे में डेटिंग न्यूज देखती है। वह खुश होती है। अगले सीन में मैनेजर मैरी काम के सिलसिले में जूनसेओ से मिलने आती है। जूनसेओ उससे पूछता है क्या आप मुझे जानती हैं। मैरी हाँ कहती है और बताती है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है कि वह लोगों की मदद करता है। जूनसेओ कहता है कि वह बस यही चाहता है कि लोग खुश रहें। वह इनकांग के बारे में पूछता है कि क्या वह ठीक है। मेरी कहती है कि उसके बारे में पूछने के लिए धन्यवाद, वह कोई एक्टर नहीं बल्कि उसके लिए भाई जैसा है और फिलहाल वह पहले से कहीं ज्यादा खुश है। फिर मैरी एक नए शो की बात करती है जिसके लिए वह आई है। जूनसेओ चाहता है कि उस शो में आहजिन को कास्ट किया जाए। अगले सीन में मैरी इनकंग से इस शो के बारे में बात करती है। इनकंग कहता है कि आहजिन अभी कास्ट नहीं कर सकती, उसे रेस्ट की जरूरत है। मेरी बताती है कि राइटर ने जिद की है कि कास्ट वही होगी। इनकंग कहता है कि वह इस बारे में बाद में बात करेगा। अगले सीन में वह जूनसेओ का नाम लेता है और बताता है कि लीना आजकल जूनसेओ को डेट कर रही है। आजिन कहती है कि उसे पता है, उसने न्यूज देख ली थी। फिर वह शो की स्क्रिप्ट की बात करती है और कहती है कि उसने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, बहुत अच्छी है। आजिन कहती है कि वह शो कर सकती है। इनकंग कहता है कि वह एक हफ्ते में सोचकर बताए। अगले सीन में जूनसेओ कहता है कि वैसे भी उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसलिए आजिन को यह शो करना ही होगा। इसके बाद जूनसेओ अपने घर आता है लेकिन वहाँ उसे अजिन मिलती है। आजिन कहती है कि वह लेट हो गया है। जूनसेओ जवाब देता है कि लेटे तो वह खुद है। आजिन आरोप लगाती है कि जूनसेओ ने कंपनी में निवेश किया, मैरी को पैसों से ब्लैकमेल किया और उसे कास्ट होने पर मजबूर किया। जूनसेओ कहता है कि आजिन को पहले यहाँ आना चाहिए था। वह याद दिलाता है कि आजिन ने कहा था कि वह इनकंग को सिर्फ 1 साल डेट करेगी और फिर ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन अब उसने ऐसा नहीं किया। जूनसेओ पूछता है क्या तुम सच में उसके प्यार में पड़ गई हो। आहजिन पलटकर पूछती है और तुम, क्या तुम लीना को डेट कर रहे हो। जूनसेओ मान लेता है कि हाँ वह लीना को डेट कर रहा है। वह कहता है कि लीना उसे परेशान करती थी, इसलिए वह उसे अपने पास रखता है। उसके पास कई वजहें हैं और वह लीना को आजिन के पास आने से रोक सकता है। आजिन कहती है कि जूनसेओ बदल गया है। जूनसेओ जवाब देता है कि वह वही कर रहा है जो आजिन पहले करती थी, आजिन ने ही उसे बदल दिया है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। वह आजिन को किस करने की कोशिश करता है लेकिन आजिन ऐसा नहीं चाहती। उसी समय लीना बाहर से आ जाती है और दोनों को साथ देख लेती है। वह जोर से चिल्लाती है। जूनसेओ उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। जूनसेओ लीना से कहता है कि वे सिर्फ बात कर रहे थे। लीना कहती है कि बात बाहर भी हो सकती थी। वह कहती है कि आजिन को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। लीना आजिन से पूछती है कि क्या इनकंग को पता है कि वह यहाँ आई है। आजिन वहाँ से जाने लगती है और कहती है तुम जो करना चाहती हो करो। लीना उसके पीछे जाना चाहती है लेकिन जूनसेओ उसे रोक लेता है। इसके बाद आजिन जेहू से मिलती है। जेहू उसे कुछ फुटेज दिखाता है जो जांगो की होती है। जायहू बताता है कि जांगो आहजिन के पिता से मिलने गया था और अपने के लिए माफी मांगी थी। वह अब अपने कैफे में काम कर रहा है और आहजिन को परेशान नहीं करेगा। आजिन कहती है कि ठीक है। जायहू उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। आजिन कहती है कि उसे क्या होगा, अब वह पहले से खुश है। अगले सीन में लीना रिपोर्टर हाकुक से बात करती है। वह पूछती है कि आजिन के खिलाफ जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसका क्या हुआ। हाकुक बताता है कि वह आर्टिकल 1 घंटे में डिलीट हो गया। लीना गुस्से में कहती है कि हाकुक से कुछ नहीं होगा, उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। वह किसी को कॉल करती है और पूछती है क्या तुम्हें पता है इनकंग कहाँ है। अगले सीन में लीना जूनसेओ के साथ होती है। जूनसेओ पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। लीना मुस्कुराकर कहती है कि चिंता मत करो, वह उसे एक अच्छी जगह ले जा रही है। अगले सीन में इनकंग और आजिन को साथ देखते हैं। आज इनकंग का बर्थडे होता है और आजिन उसके साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। इनकंग उसे प्रपोज करने वाला होता है और शादी की बात छेड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी लीना वहाँ पहुँच जाती है। वह दोनों को देखकर पूछती है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। वह सरकास्टिक तरीके से कहती है कि क्या वे डेट पर आए हैं या आज इनकंग का बर्थडे है। फिर वह बर्थडे
बर्थडे विश करती है और कहती है कि वह भी एंजॉय करने आई है। लीना कहती है कि चलो सब साथ में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद वह जुनसेओ को भी बुला लेती है। अब वहाँ चारों बैठे होते हैं, आजिन, इनकांग, जुनसेओ और लीना। लीना आजिन और जुनसेओ को देखकर कहती है कि ये दोनों क्लासमेट हुआ करते थे। यह सुनकर इनकांग शॉक्ड हो जाता है। वह आजिन से पूछता है कि क्या यह सच है। आजिन साफ कहती है कि वे क्लासमेट नहीं थे बल्कि स्टेप सिबलिंग थे। जुनसेओ आगे बोलता है कि उसकी माँ अजिन को मारा करती थी और वह कुछ भी नहीं कर पाया। उसे आज भी गिल्ट फील होता है, इसीलिए वह आजिन की हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आजिन उसकी तरफ देखकर कहती है कि अब वह ठीक है, अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनकंग कहता है कि उसे उन्हें कॉन्ग्रेट करना चाहिए, लेकिन जुनसेओ कहता है कि वे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लीना भी उसका साथ देती है और कहती है कि वह सही कह रहा है। फिर लीना सवाल करती है, वैसे उस रात तुम जुनसेओ के घर पर क्या कर रही थी। आजिन कहती है कि वे बस आपस में बात कर रहे थे। लीना ताना मारते हुए कहती है कि जब तुम झूठ बोलती हो तो साफ पता चल जाता है। इनकंग बीच में बोलता है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए यह सब बातें मत करो। वह आजिन को अपने पास ले आता है। इसके बाद लीना जुनसेओ से अलग बात करती है। वह पूछती है कि ये सब क्या था, तुम मेरी साइड में हो या उसकी। जुनसेओ ठंडे तरीके से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, इनकंग तुम्हें नहीं मिलेगा। लीना गुस्से में कहती है कि वह यह सब इनकंग को पाने के लिए नहीं कर रही, उसे बस समझ नहीं आता कि इनकंग को आजिन जैसी लड़की क्यों मिली, जब उसे बताया गया था कि आजिन बहुत बुरी इंसान है। अगले सीन में हम यूने इनकंग की दादी को आजिन के घर पर देखते हैं। वह खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। अचानक प्लेट नीचे गिर जाती है और उनके हाथ से खून बहने लगता है। वह मेडिसिन लेने जाती है, लेकिन तभी उनकी नजर एक बुक पर पड़ती है जो किसी की लगती है। इसी समय इनकंग आजिन से सवाल करता है। वह पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि जुनसेओ उसका भाई है। आजिन कहती है कि उसने पूछा ही नहीं था, अब वह उससे जो चाहे पूछ सकता है। वह बताती है कि उनके पेरेंट्स का पहले ही डिवोर्स हो चुका है। इनकंग कहता है कि अगर ऐसा है तो सब ठीक है। तभी इनकंग के पास उसके भाई का कॉल आता है। वह उस बुक के बारे में बताता है। इनकंग आजिन को बताता है कि 1 साल पहले उसकी दादी की बुक गायब हो गई थी और अब वह मिल गई है। वह कहता है कि दादी आज आजिन के जन्मदिन की वजह से उसके घर खाना बनाने गई थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वे वापस लौट आई है। उसका भाई बिजनेस ट्रिप पर है, उसे खुद फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए वह आजिन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वह दादी को देखने जा सकती है। आजिन हाँ कह देती है। इसी बीच जंगसू आता है, आजिन को बर्थडे विश करता है और चला जाता है। आजिन जल्दी जल्दी निकलती है और उसे याद आता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि घर का पासकोड क्या है। वह बाइक पर बैठती है। बाइक जेहू चला रहा होता है। वे यूने के घर के पास पहुंचते हैं। आजिन जेहू से कहती है कि वह यहीं वेट करे। आजिन घर के अंदर जाती है। अंदर यूने बैठी होती है और वही बुक भी मौजूद होती है। यूने पूछती है, क्या तुम आ गई हो। उधर बाहर जुनसेओ जेहू के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। जेहू कहता है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तभी अंदर से तेज आवाज आती है जैसे कोई गिर गया हो। दोनों घबराकर अंदर देखने आते हैं। अंदर वे देखते हैं कि यूने सीढ़ियों के नीचे गिरी हुई है। जांच करने पर पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। ये साफ दिखाया जाता है कि आजिन ने यूने को सीढ़ियों से धक्का दिया था। जुनसेओ और जेहू ये सब देख लेते हैं। अगले सीन में यूने को हॉस्पिटल लाया गया है। डॉक्टर उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं। हॉस्पिटल के बाहर आजिन खड़ी होती है। वह हाथ जोड़कर प्रे कर रही होती है। तभी जुनसेओ वहां पहुंचता है। वह आजिन को देखता है और मन ही मन सोचता है, ये प्रे किसी को बचाने के लिए है या किसी को मारने के बाद की प्रे। अंदर डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन यूने को बचा नहीं पाते। अगले सीन में यूने का फ्यूनरल होता है। इनकंग दौड़ता हुआ आता है। अपनी दादी को देखकर टूट जाता है। दोनों भाई फूट फूट कर रोते हैं। आजिन इनकंग के पास आती है और उसे संभालती है। फ्यूनरल में बहुत लोग आते हैं। लेना भी वहाँ मौजूद होती है। आजिन देखती है कि जायहू भी वहाँ आ गया है। इनकांग का भाई इनहो जायहू को देखकर चौंक जाता है। उसे याद आता है कि टेम्पल में उसने उसे देखा था, फिर उसने उसके बारे में सर्च भी किया था। अब पुलिस एजेंट से स्टेटमेंट ले रही होती है। ऑफिसर पूछता है, शुरू से बताओ क्या हुआ। आजिन कहती है कि इनकंग ने कहा था कि उसकी फ्लाइट है और उसने रिक्वेस्ट की थी कि क्या वह दादी को देखने जा सकती है। वह बताती है कि वह यूने से मिलने गई, उनसे बातें की, फिर यूने बिल्ली को खाना देने बाहर गई। उन्हें चक्कर आया और वे सीढ़ियों से गिर गई। यह कहते हुए आजिन को वह असली सीन याद आता है। यूने गुस्से में चिल्ला रही होती है, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी हो। मेरे पोते ने कहा था कि किसी पर भरोसा मत करना, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने खुद उसे गड्ढे में डाल दिया। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। वह रोने लगती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि आजिन दरवाजे के पास खड़ी है। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ है जैसे उसने यूने को धक्का दिया हो। पास में जुनसेओ और जेहू होते हैं। जायहू कहता है, तुम चली जाओ, मैं कैमरा हटा दूंगा। आजिन कहती है, नहीं रहने दो, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वह खुद कॉल करके बताती है, दादी स्टेयर से गिर गई है। फ्यूनरल के बाद जेहू
जा रहा होता है, लेकिन इन्हो उसे रोक लेता है। वह कहता है कि वह आहजिन के बारे में पूछना चाहता है। आहजिन पास ही खड़ी होती है और सब सुन रही होती है। इन्हो पूछता है, आपने कोर्ट में बताया था कि आहजिन ने आपको फंसाया था और आपने उसके पिता को मार दिया। क्या उसके पिता की मृत्यु में आहजिन का हाथ था? जेहू साफ कहता है, नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने कोर्ट में झूठ बोला था, सिर्फ खुद को बचाने के लिए। मैं 5 साल जेल में रहा और जो किया उसका रिग्रेट है। वह कहता है, आहजिन बहुत अच्छी लड़की है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके बारे में जो र्यूमर है सब झूठ है। इन्हो थैंक यू कहता है और चला जाता है। जेहू भी जाने लगता है, लेकिन आहजिन उसे रोकती है। वह पूछती है, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम रिवेंज ले सकते थे, फिर भी तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? जेहू बताता है, पहले साल उसने सोचा कि बाहर आकर वह उससे क्या करेगा। दूसरे साल उसने सोचा कि उसने सब में से उसे ही क्यों चुना। तीसरे साल उसने सोचा कि यह सब करने के पीछे उसे क्या मोटिवेट्स करता है। चौथे साल उसे उस पर दया आने लगी। 5वें साल उसने उसके लिए प्रे करना शुरू कर दिया। वह कहता है, अगर तुम्हारे बचपन में कोई अच्छा एडल्ट होता तो तुम्हारी जिंदगी अलग होती। मैं वही एडल्ट बनना चाहता हूँ। मेरे साथ जो हुआ वह मेरी डेस्टिनी थी। अब तुम अपनी लाइफ जियो, यही मेरा रिवेंज है। आहजिन कहती है, तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए था, तुमने चांस गंवा दिया, और वहाँ से चली जाती है। अब रिपोर्टर हागुक दिखता है। वह आहजिन की न्यूज ढूंढ रहा होता है। वह कहता है, 1 साल हो गया, अब तक ब्रेकअप नहीं हुआ। इतना लंबा कोई फेक रिलेशन नहीं चलता। उसका सहयोगी कहता है कि शायद उनका ट्रायल चल रहा हो। आहजिन घर आती है। वह देखती है कि यूने ने उसके लिए खाना बनाया था। हागुक का कॉल आता है। वह न्यूज मांगता है। आहजिन कहती है, हम शोक में हैं, कोई न्यूज नहीं है, और कॉल काट देती है। हागुक अब संघी के डेटा देख रहा होता है। वह उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या उसी ने आहजिन के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश किया था। संघी मना कर देती है। पास में जेहू होता है। वह संघी को वार्निंग देता है, आगे से ऐसी गलती मत करना। मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सब पता है, तुम्हारा टर्नर फादर और चोरी वाला केस, मैं सब पब्लिश कर सकता हूँ। क्या यही चाहती हो? कुछ लोग फ्यूनरल से निकल रहे होते हैं। आहजिन वहाँ डायरेक्टर को देखती है। डायरेक्टर उसका नाम लेकर बुलाता है। आहजिन कहती है, मुझे लगा आप मुझे नहीं जानते। डायरेक्टर कहता है, मैंने तुम्हारी सोच देखी है, बहुत अच्छी है। आहजिन थैंक्स कहती है और बताती है कि वह उसकी फैन है। डायरेक्टर कहता है कि इनकंग उसके बारे में बात करता रहता है और रिक्वेस्ट करता है कि वह इनकांग का ख्याल रखे। वह आहजिन को स्टूडियो आने का इनविटेशन देता है। अब मैरी जून से उसे बात कर रही होती है। वह आर्टिकल दिखाती है और बताती है कि डायरेक्टर यूके आहजिन को कास्ट करना चाहता है। यूने भले चली गई हो, लेकिन यह उसका गिफ्ट है। पार्किंग एरिया में आहजिन और जुनसियो आमने सामने होते हैं। आहजिन कहती है, तुम जानना चाहते हो कि मैंने दादी के साथ क्या किया? जुनसियो पूछता है, क्या तुमने उसे मारा? आहजिन ठंडे लहजे में कहती है, अगर मैंने मारा होता तो क्या फर्क पड़ता है? जुनसियो उसे बस देखता रह जाता है। आहजिन साफ शब्दों में कहती है, हाँ, मैंने उसे मारा है। वह मेरी नसों पर चढ़ गई थी। उसे पता चल गया था कि मैंने जानबूझकर उनसे कांटेक्ट किया था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ऐसा करना ही पड़ा। जुनसियो गुस्से से उसे देखता रहता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले सीन में इनकंग अपने घर लौटता है। उसकी नेबर उसे पहचान लेती है और पूछती है, तुम यूने के पोते हो ना? वह हाँ कहता है। नेबर बताती है कि उस रात यूने बहुत रो रही थी, लेकिन जब एक प्रिटी वुमन उनके पास आई तो वे अचानक चुप हो गई। यूने कह रही थी, मुझे तुम पर भरोसा था, तुमने हमारी पूरी फैमिली को धोखा दिया। नेबर यह भी बताती है कि पास वाले घर में कैमरा लगा हुआ है, उस फुटेज में सब साफ दिख जाएगा कि उस रात क्या हुआ था। अब जून से वो एक बार में बैठा होता है, तभी जेहू आता है, फिर उसे फोटोज देता है। जेहू कहता है, अगली बार मुझसे ऐसे काम मत करवाना, मुझे उस पर भरोसा है। वह वैसी लड़की नहीं है। वह बताता है कि उसने सुंघी को धमकी दे दी है, अब वह दोबारा आर्टिकल पब्लिश नहीं करेगी। इतना कहकर जेहू चला जाता है। अब इनकंग का सीन आता है। उसका भाई उसे कॉल करता है, खाना खाने के लिए बुलाता है। इनकंग कहता है, आहजिन मेरे लिए दलिया लेकर आई है, मैं वही खा लूंगा। वह खाने को देखता है, उस पर आहजिन का नोट होता है, तुम सो रहे थे इसलिए खाना रखकर चली गई, टाइम पर खा लेना। अगले सीन में डायरेक्टर यूके अपने एजेंट से बात कर रहा होता है। वह आर्टिकल देखता है जिसमें इनकंग स्टोर में शॉपिंग करता दिख रहा है और फैंस स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि वह एजेंट से शादी करने वाला है। डायरेक्टर गुस्से में कहता है, ये सब क्या है? अगर यह र्यूमर सच हुई तो हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाएंगे। वह आहजिन की इंसल्ट भी करता है। तभी मैरी आती है। डायरेक्टर उससे 2-3 बातें करता है और चला जाता है। मेरी आहजिन से पूछती है, इनकंग कैसा है? आहजिन कहती है, ठीक है, लेकिन वह जल्दी रिटायर होने वाला है। यह सुनकर आहजिन शॉक हो जाती है। मैरी पूछती है, तुम्हें पता नहीं था? आहजिन मना कर देती है। मेरी रिंग के बारे में पूछती है। आहजिन कहती है, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। मैरी पूछती है, क्या तुम शादी करने वाली हो? आहजिन कहती है, नहीं, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगी। अब इनकंग अपने घर पर होता है। वह लव लेटर देख रहा होता है जो वह आहजिन को देने वाला था। तभी आहजिन का मैसेज आता है, क्या तुम घर पर हो? मुझे तुमसे बात करनी है, मैं आ रही हूँ। इधर जून से वो फोटोज
देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेना आ जाती है और वह देख नहीं पाता। लेना पूछती है, इतना हेजिटेंट क्यों कर रहे हो? इसमें क्या है? जुनसेओ कहता है, कुछ टेरेबल है। लेना कहती है, तो फेंक दो, देख क्यों रहे हो? जुनसेओ कहता है, काश मैं ऐसा कर पाता। लेना उसे अपने घर ले आती है। वहाँ जेहू भी होता है और दोनों को देख रहा होता है। लेना पूछती है, तुम कौन हो? जायहू कहता है, भूल गई? पिछली बार तुमने मुझे हक किया था। लीना कैजुअली कहती है, ठीक है, मेरे लिए मैगी बना दो। जेहू मैगी बनाता है। लीना खाती रहती है और वह उसे देखता रहता है। अब इनकंग के घर अजिन आती है। वह हालचाल पूछती है और फिर पूछती है, क्या तुम रिटायर होने वाले हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इनकंग कहता है, मैं छुपाने वाला नहीं था, मैं इसे पब्लिश करने वाला था। अजिन पूछती है, रिटायर के बाद क्या करोगे? क्या शादी करने का सोच रहे हो? इनकंग हाँ कह देता है। मुझे लगा हम सेम पेज पर हैं। अजिन अचानक बदल जाती है। वह कहती है, तुम मुझसे बात तो कर सकते थे। डायरेक्टर ने मेरी इंसल्ट की और मैं कुछ नहीं कर पाई। इनकंग हैरान होकर कहता है, हम 1 साल से साथ थे। अहजिन कहती है, तो क्या हुआ? 1 साल हो या 5 साल, हम साथ नहीं रह सकते। वह कहती है कि उसके फैंस कम हो गए हैं। शादी के बाद उस पर मैरिड वुमन का लेबल लग जाएगा और वह यह नहीं चाहती। इनकंग पूछता है, कोई ओवरनाइट कैसे बदल सकता है? अहजिन कहती है, तो क्या मुझे हंसते हुए बोलना चाहिए? वह स्माइल करती है और कहती है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वह जाने लगती है। इनकंग उसे रोकता है। अहजिन कहती है, मैं कुछ और कहूंगी तो तुम हर्ट हो जाओगे। इनकंग कहता है, मैं पहले से हूँ। अहजिन कहती है, ठीक है, सुनो, तुम्हारी दादी की नोटबुक मैंने चुराई थी। वह बताती है कि यूने को पता चल गया था कि उसने जानबूझकर इनकंग से कांटेक्ट किया था क्योंकि वह उसे डेट करना चाहती थी। इनकंग चिल्लाता है, तुमने मेरी दादी से क्या बात की? अहजिन कहती है, मैंने पहली बार ऑनेस्टली बात की थी, बाकी तुम खुद पता लगा सकते हो। वह कहती है, मैं ब्रेकअप जल्दी ऑफिशियल कर दूंगी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और चली जाती है। अहजिन गाड़ी में होती है। वह जेहू को कॉल करती है, मेरे पास आओ। जेहू नोटिस करता है कि एक गाड़ी अहजिन को फॉलो कर रही है। वह खुद बाइक से पीछा करता है और रास्ता रोकता है। तभी और गाड़ियां आ जाती है। कुछ आदमी उतरते हैं और जेहू को बुरी तरह पीटते हैं। अब मैरी इनकंग के घर आती है। वह पूछती है, तुम ठीक हो? वह कहती है, उस लड़की को भूल जाओ, अल्कोहल छोड़ दो। इनकंग कहता है, मुझे पता है ब्रेकअप होगा, मैं बस लास्ट टाइम पीना चाहता हूँ। मेरी कहती है, ठीक है, साथ में पीते हैं। इनकंग थैंक्स कहता है। आजिन रिपोर्टर हागुक को कॉल करती है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, पब्लिश कर दो। वह जूनसेओ को भी कॉल करती है जो खून से लथपथ होता है। आजिन पूछती है, कहाँ हो? जूनसेओ कहता है, थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। वह कुछ नहीं बताता। लीना ब्रेकअप का आर्टिकल देखकर खुश होती है। मैरी सेक्रेटरी से पूछती है कि इनकंग कहाँ है? सेक्रेटरी कहती है, सो रहा होगा। मेरी कहती है, मैं उसके पास जा रही हूँ, खाने में क्या ले जाऊँ? इनकंग अपने घर पर अपनी डिप्रेशन मेडिसिन पानी में घोलकर बहा देता है। अगले सीन में मैरी आती है। घर अंधेरा होता है। वह आवाज देती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बाथरूम में जाकर वह इनकांग को डेट देखती है। उसने सुसाइड कर लिया होता है। मैरी जोर जोर से रोने लगती है। जूनसेओ अस्पताल में जेहू से मिलने आता है। एक आदमी वहाँ होता है जो बताता है कि उसने अटैकर्स का चेहरा देखा था और उनके पास प्लस साइन था। जूनसेओ पूछता है, आजिन कैसी है? उसी समय पेशेंट्स बात कर रहे होते हैं, इनकंग ने सुसाइड कर लिया, क्या यह आजिन की वजह से है? जूनसेओ घर जाकर आजिन को योगा करते हुए देखता है और बताता है, इनकंग ने सुसाइड कर लिया है। आजिन कामली कहती है, तो मैं क्या करूं? जूनसेओ गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से एक फैमिली बर्बाद हो गई, क्या तुम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती? आजिन उसे देखकर कहती है, मुझे किसकी तरह बनना चाहिए? तुम्हारी तरह? फिर कहती है, तुम्हारी माँ मुझे पानी में डुबो डुबो कर मार रही थी और तुम कुछ नहीं कर पाए। आजिन जुनसेओ से कहती है कि उसकी इंसानियत उस दिन कहाँ चली गई थी। वह वहाँ खड़ा होकर सब देखता रहा और कुछ नहीं किया। वह कहती है कि अगर उस जगह जेहू होता तो वह उसे बचा लेता, उसे वहाँ से खींचकर बाहर ले जाता और उस औरत को मार देता, लेकिन जूनसेओ में इतनी हिम्मत नहीं थी। आजिन कहती है कि वह इन सब के लिए उसे ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन वह चाहे तो उसे ब्लेम कर सकता है। वह कहती है कि अगर वह उसे छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है। वह कुछ नहीं कहेगी क्योंकि जूनसेओ उसकी जिंदगी का पहला आदमी था जो कभी उसकी साइड में खड़ा हुआ था। अब इनकंग के लिए शोक सभा चल रही होती है। मैरी वहाँ खड़ी होकर अपने पास्ट की बातें याद करती है, कैसे वे पहली बार मिले थे, कैसे वह उसकी मैनेजर बनी थी और उन्होंने साथ में क्या क्या सहा था। इसके बाद आजिन उस रूफटॉप पर जाती है जहाँ इनकंग ने आत्महत्या किया था। वह वहाँ खड़ी होकर उससे बात करती है और कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बहुत वीक हो। अब बाहर पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। लोग आजिन को बाहर निकालने की मांग करते हैं। पार्किंग एरिया में इनकंग के फैंस आजिन को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। उसी समय संघी आती है और आजिन को बचाकर अंदर ले जाती है। संघी उसका घर देखती है और कहती है कि घर बहुत अच्छा है। वह आजिन की जैकेट पहन लेती है। आजिन गुस्से में पूछती है कि वह क्या कर रही है
और कहती है कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन संग ही उसका पर्स उठा लेती है और कहती है कि मैं अभी इसे ले जा रही हूँ, बाद में कॉल करूंगी। अगले सीन में एक आदमी अपने बॉस को अपडेट देता है कि एनी कंपनी में क्या हो रहा है, पब्लिक प्रोटेस्ट, नेगेटिव रिएक्शंस, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। अब मैरी हागुक रिपोर्टर से मिलती है। वह कहती है कि वह जानती है कि हागुक अजिन के लिए काम करता है और उसके पिता की डेथ की जांच कर रहा था। मैरी उसे एक फाइल देती है और कहती है कि इससे अजिन जेल नहीं जाएगी, लेकिन उसका करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और वह नीचे गिर जाएगी। इसके बाद जीसोन, जूनसियो की माँ, आजिन के पास आती है। पहले वह उसे देखती है, फिर घुटनों के बल बैठ जाती है और माफी मांगती है। आजिन शॉक होकर पूछती है कि वह क्या कर रही है। आजिन कहती है कि क्या उसे लगता है कि माफी काफी होगी। वह कहती है कि उसे उसकी माफी नहीं चाहिए। जिसेउन बस यही रिक्वेस्ट करती है कि उसका बेटा जान ले कि वह उससे मिलने आई थी। जिसेउन के जाने के बाद आजिन अचानक टूट जाती है। वह हंसती है, चिल्लाती है और चीजें फेंकने लगती है। उसे यूने के साथ हुआ सब कुछ याद आता है। आजिन रोते हुए कहती है, मैंने सब किया था, मैं इनकंग को पसंद करती थी, उसे पाने के लिए मैंने सब कुछ कर दिया, मैं चाहती थी कि आप भी मुझसे प्यार करें। फ्लैशबैक में यूने कहती है कि आजिन उसकी फैमिली है। जब बच्चा गलती करता है तो फैमिली उसे डांटती है। यूने उससे पूछती है कि क्या उसने गलती की है। आजिन हाँ कहती है। यूने कहती है कि ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। फिर यूने को याद आता है कि बाहर एक बिल्ली है। वह आजिन को बुलाती है और कहती है कि चलो उसे खाना खिलाते हैं। डोर के पास बिल्ली को देखते हुए यूने को चक्कर आता है। आजिन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती और यूने गिर जाती है। अब जून से वो पेन ड्राइव चला देता है और पूरा फुटेज देखता है। उसे पता चलता है कि आजिन ने यूने को नहीं मारा था। यह देखकर जून से को राहत मिलती है और वह हंस पड़ता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अस्पताल में आजिन जो प्रेयर कर रही थी वह यूने को बचाने के लिए थी। वह भगवान से कह रही थी उसे बचा लो। अब वही आदमी अपने बॉस को बताता है कि जिस आदमी को उन्होंने मारा था, जेहू, वह अस्पताल में है। बॉस कहता है कि वे पता करते रहे कि आजिन और जेहू कैसे कनेक्टेड है। अगले सीन में हमें पिछले एपिसोड का एक एंगल याद दिलाया जाता है जब आजिन यूने से मिलने के लिए भाग रही थी। रोड पर एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन गाड़ी वाला रुक गया था। वह जल्दी से जेहू की बाइक पर बैठ गई थी। वह गाड़ी वाला उन्हें देखता रह गया था। अब रिवील होता है कि वही आदमी उस बॉस का आदमी था और बॉस आजिन की फोटो देख रहा होता है। अगले सीन में हम न्यूज में देखते हैं कि आजिन अब मैरी की कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती। उसका कॉन्ट्रैक्ट समय से पहले कैंसिल कर दिया गया है और उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। आजिन कॉन्ट्रैक्ट लेकर मैरी के पास जाती है। वह देखती है कि मैरी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है और अलग अलग एजेंसियों से बात कर रही है। मैरी साफ कह रही होती है, आजिन को कोई काम मत देना। मैरी आजिन को आते हुए देखती है और कहती है अब कुछ बड़ा होने वाला है। आजिन उसके पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट फेंक देती है और पूछती है कि क्या सच में यह सब करने की जरूरत थी। मेरी कहती है कि उसे यह सब पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन वह कर नहीं पाई। आजिन पूछती है क्या यह सब इनकम की वजह से है, उसके साथ जो हुआ उसमें आपकी भी गलती है। वह याद दिलाती है कि उसने पहले ही बता दिया था कि वह इनकम को डेट कर रही है, लेकिन उस वक्त मैरी ने आंखें बंद कर ली थी। मेरी मान लेती है कि उसे गिल्ट हो रहा है और उसी गिल्ट को कम करने के लिए वह यह सब कर रही है। मेरी कहती है कि अगर वह पहले आजिन के पास नहीं जाती तो शायद यह सब नहीं होता। वह और इनकंग दोनों खुश होती और इनकंग जिंदा होता। आजिन जवाब देती है कि वह इनकंग के साथ सिर्फ 1 साल रही, लेकिन मैरी 10 साल से उसके साथ थी। मैरी को पहले से पता था कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। आजिन जाने लगती है, लेकिन अचानक मैरी को पकड़कर कहती है मुझे मारो। मेरी शोक होकर पूछती है कि वह क्या कर रही है। आजिन कहती है बताओ मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं आपकी कंपनी में वापस आ सकूं। मैरी ठंडे लहजे में कहती है यहाँ से कूद जाओ, मैं तुम्हें उसी जिंदगी में वापस पहुंचा दूंगी जहाँ से तुम आई थी, अपने पिता की हत्या की सस्पेक्ट बनकर। आजिन वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में बैठकर वह जोर जोर से चिल्लाती है। अगले सीन में जूनसेओ मैरी से बात करता है। मेरी कहती है कि आजिन उनकी कंपनी में काम नहीं कर सकती। जूनसेओ जवाब देता है ठीक है, तो मैं भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मेरी कहती है कि अब वे आजिन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वह जैसी है उसके आसपास के लोग हेल में चले जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अगले सीन में जीसेओन, जूनसेओ की माँ, उसके ग्रैंडफादर से मिलने आती है, लेकिन सेक्रेटरी उसे अंदर नहीं जाने देता। जीसेओन जूनसेओ को कॉल करती है, लेकिन वह पिक नहीं करता। पार्किंग में जूनसेओ खड़ा होता है। वह आजिन को गाड़ी से उतरते देखता है। इसी दौरान जीसन का कॉल आजिन के पास आता है। जीसेओन शिकायत करती है कि उसने जूनसेओ को नहीं बताया कि वह घुटनों के बल बैठकर माफी मांग चुकी है। आजिन गुस्से में कहती है कि बकवास मत करो, आज उसका दिन पहले ही खराब है। जीसेओन बताती है कि वह बीमार है, उसे किडनी की जरूरत है और डॉक्टर ने कहा है कि अक्सर फैमिली मेंबर ही डोनर बनते हैं। तभी आजिन देखती है
है कि जूनसेओ सामने आ गया है, वह फोन को स्पीकर पर डाल देती है और जीसेओन से कहती है, तुम्हारा बेटा यही है, खुद बता दो कि तुम्हें कौन सी बीमारी है और तुम्हें उसकी किडनी चाहिए। जीसुन चुप हो जाती है और कॉल काट देती है। जूनसेओ आजिन से कहता है कि वह उसकी माँ का कॉल पिक न किया करे। आजिन कहती है कि अगर वह कॉल नहीं उठाएगी तो पता नहीं वह क्या कर बैठेगी। वह याद दिलाती है कि जीसेओन ने पास्ट में उसके साथ क्या किया था, कैसे उसे पानी में डुबो डुबो कर मारा था। जूनसेओ बताता है कि उसने मैरी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और इन्वेस्ट न करने की बात कही थी, लेकिन मैरी नहीं मानी। वह पूछता है कि मैरी और क्या क्या कर सकती है। आजिन कहती है कि उसे नहीं पता, मैरी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। इसी दौरान जेहू बाइक से आ जाता है। अब आजिन, जुनसेओ और जेहू तीनों साथ बैठकर बात करते हैं। जुनसेओ पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए। आजिन कहती है, मुझे कुछ करना ही होगा, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। जेहू बताता है कि उसने कई एजेंसी से बात की, लेकिन मैरी ने सबको मना कर दिया है। वह उस फाइल की बात करता है जो सब कुछ सॉल्व कर सकती है, लेकिन आजिन कहती है कि वह फाइल बेकार है। उसे लगता है कि या तो वह मरेगी या मैरी। रात को जूनसेओ गहरी सोच में होता है। अगले सीन में वह अस्पताल में अपनी माँ के साथ होता है। वह कहता है कि वह किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जीसेओन आजिन से कभी नहीं मिलेगी, ग्रैंडफादर को परेशान नहीं करेगी और आजिन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इधर आजिन एक मीटिंग में होती है, तभी उसे पता चलता है कि पुलिस आ गई है। वह भागकर मैरी के पास जाती है, लेकिन पुलिस मैरी को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस बताती है कि मैरी के पास कई फाइल हैं, जिनसे वह सेलिब्रिटीज को कंट्रोल करती थी और ब्लैकमेल करती थी। यह न्यूज हर जगह फैल जाती है। एजेंट टीवी पर यह खबर देखकर स्माइल करता है। जूनसेओ अपने घर आता है और सेक्रेटरी से कहता है कि वह कुछ समय ग्रैंडफादर से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसकी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी है। लीना यह बात सुन लेती है और गुस्से में पूछती है कि ट्रांसप्लांट क्या है। जूनसेओ बताता है कि वह अपनी माँ को किडनी देना चाहता है। लीना कहती है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं, क्या वह उसे सीरियस भी मानता है या नहीं, और गुस्से में चली जाती है। सुबह आजिन जूनसेओ से बात करती है। वह बताता है कि आज उसकी सर्जरी है और आजिन को अस्पताल न आने के लिए कहता है। आजिन पूछती है कि वह यह सब इतनी आसानी से कैसे कर पा रहा है। जूनसेओ कहता है कि उसे करना ही है, यह उसकी माँ के लिए है। जूनसेओ को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। उसी समय एक एजेंसी आजिन को कॉल करती है और कहती है कि वे उसके साथ काम करना चाहते हैं और उसके लाइफ को रीसेट कर सकते हैं। आजिन हाँ कह देती है। आजिन तैयार होकर बाहर आती है। वहाँ सुंघी होती है। वह बताती है कि उसने खाना ऑर्डर किया है। आजिन संघी की वॉच देखकर कहती है कि उसे उतार दे, वरना वह पुलिस बुला लेगी। संघी उसे हेट कमेंट्स दिखाती है जो उसके नाम पर आ रहे हैं। संघी आजिन के घर में होती है। लीना की वीडियो और उसके 10 मिलियन वॉन प्राइज की बातें चल रही होती है। संघी प्राइजेस देखकर खुश हो जाती है। अगले सीन में जेहू रेस्टोरेंट से बाहर आता है। एक गाड़ी उसे नोटिस करती है और आगे निकल जाती है। जेहू बाद में उस गाड़ी को नोटिस करता है और अपने दोस्त से बात करता है। दोस्त बताता है कि नंबर प्लेट्स फेक हैं और सामने वाले लोग प्रोफेशनल लगते हैं। जेहू समझ जाता है कि उसे आजिन को वार्न करना पड़ेगा, लेकिन टेबल के नीचे एक डिवाइस लगी होती है और दूसरी तरफ एक आदमी उनकी बातें सुन रहा होता है। उस आदमी का नाम दोह्यूक होता है, वही आदमी जिसे हमने पहले देखा था। दोह्यूक के पास उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया है। दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में आजिन को देखते हैं जो एक नई एजेंसी से मिलने जा रही होती है। उसके साथ जेहू भी होता है। जेहू कहता है कि उसने जूनसेओ से परमिशन ले ली है, जब तक जूनसेओ आसपास नहीं रहेगा वह आजिन की हेल्प करेगा। वह आजिन को वार्निंग देता है कि पागलों की तरह गाड़ी मत चलाया करो, एक्सीडेंट हो सकता है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक कॉल कर देना। आजिन पूछती है कि आज वह इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहा है। आजिन एजेंसी ऑफिस पहुंचती है। एजेंसी वाला उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और साथ काम करने की बात करता है। वह पूछता है, तुम डोह्यूक को कैसे जानती हो, उससे तुम्हारा क्या रिलेशन है। एजेंसी वाला बताता है कि डोह्यूक ने ही आजिन को रिकमेंड किया है। वह काफी टाइम से उसकी मदद कर रहा है, इसलिए उसे लगा कि आजिन उसे जानती होगी। आजिन अंदर जाती है और दीवार पर डोह्यूक की फोटो देखती है। उसी समय डोह्यूक अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आजिन डोह्यूक के पास जाती है और कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। डोह्यूक कैजुअली बात करने लगता है। आजिन कहती है कि उसे लग रहा है कि डोह्यूक ने उसके बारे में काफी रिसर्च की है। वह पूछती है, आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं। डोह्यूक कहता है, चलो बैठकर आराम से बात करते हैं। वह अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है कि वह किस कंपनी का सीईओ है। उसकी कंपनी पैसे डोनेट करती है और वह उन लोगों की मदद करता है जो लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके होते हैं। वह कहता है, तुम भी उन्हीं में से एक हो। आजिन पूछती है, क्या आपने मैरी को जेल भिजवाया। डोह्यूक हाँ कह देता है। वह कहता है कि अब उसकी एक और मीटिंग है, वे बाद में बात करेंगे। इधर जेहू जूनसेओ से फोन पर बात करता है। वह सर्जरी के बारे में पूछता
पूछता है। जुनसेओ कहता है कि सर्जरी ठीक हुई है। जायहू बताता है कि आज शॉप में कोई नहीं है, उसका बॉस बाहर गया है। वह कहता है कि उसे जुनसेओ से एक जरूरी बात करनी है, लेकिन फोन पर नहीं, उसे पर्सनली मिलना होगा। जुनसेओ कहता है कि वह शाम को मिल लेगा। अब डोहुक का सेक्रेटरी उसे बताता है कि मेरी के पास बहुत सारी फाइल्स थी, उन फाइल्स में से आजिन की फाइल हटानी होगी। डोह्युक आजिन की फाइल चेक करता है। वह जुनसेओ और जेहू की कंडीशन पर बात करता है। वह कहता है कि जुनसेओ की अभी सर्जरी हुई है, उसे अभी छोड़ दो, लेकिन जेहू के बारे में वह साफ कह देता है, उसे मरना होगा। सेक्रेटरी पूछता है कि उसे कैसे हैंडल करे। डोह्युक कहता है उसने कहा था कि कोल्ड बहुत है, उसे हर्ट कर दो। अब जीसेओन, जुनसेओ की माँ, मेरी से मिलने आती है। वह बताती है कि पुलिस लगातार वारंट्स निकाल रही है, इतनी जल्दी सब हो रहा है तो जरूर किसी पावरफुल इंसान का हाथ है। मेरी कहती है कि यह सब आजिन करवा रही है। उसी समय आजिन एजेंसी में होती है। तभी जीसुन वहां पहुंचती है। वह आजिन के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और मेरी की मदद करने की रिक्वेस्ट करती है। ऊपर से डोह्युक यह सब देख रहा होता है। जीसेओन कहती है कि मेरी को रिग्रेट है कि उसने आजिन के साथ ऐसा किया। आजिन शांत होकर कहती है मैंने भी भीख मांगी थी, लेकिन मैरी ने मुझसे कहा था कि ऊपर से कूद जाओ। वह कहती है अगर किसी को कोई रास्ता न दिखे तो उसे सुसाइड करने की सलाह देना सबसे आसान काम है। इतना कहकर अजिन चली जाती है और अंदर जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। अब जुनसेओ जेहू से मिलने आता है। वह पूछता है कि वह क्या जरूरी बात थी। जेहू उसे अपनी चोटें दिखाता है और बताता है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। वह बताता है कि कुछ लोग आजिन का पीछा कर रहे थे, उन्होंने उसे पकड़ा, मारा। उनके पास कई गाड़ियां थी और सभी नंबर प्लेट्स फेक थी। दूसरी तरफ आजिन डोह्युक से मिल रही होती है। डोह्युक आराम से बैठा होता है। आजिन पूछती है आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। डोह्युक कहता है जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं मैं उन्हें हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। आजिन पूछती है आप मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगे, क्या आप मुझे पसंद करते हैं। डोह्युक हंसता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वह फिर वही बात दोहराता है कि वह मिसफॉर्चून झेलने वालों की मदद करता है। फिर वह आजिन से पूछता है तुम लाइफ में कितनी ऊपर जाना चाहती हो। वह वादा करता है कि वह उसे फिल्मों में काम दिलाएगा, अंतरराष्ट्रीय अभिनेत्री बनाएगा। फिर अचानक कहता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, मेरी वाइफ बन जाओ। आजिन उसे देखती है और हंसने लगती है। इसी दौरान दरवाजे के पास एक आदमी गैस सिलेंडर लेकर आता है। वह सिलेंडर लीक कर देता है और चुपचाप चला जाता है। उधर जेहू को स्मेल आती है। वह बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि वहाँ बम लगाया गया है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हैंडल बहुत गर्म होता है। वह समझ जाता है कि सिलेंडर फटने वाला है। वह चेयर उठाकर ग्लास तोड़ देता है ताकि कूदकर बाहर निकल सके, लेकिन तभी जोरदार विस्फोट हो जाता है। अगले सीन में डोह्युक आजिन से साफ साफ कहता है कि वह उससे शादी कर ले। वह कहता है कि आजिन का जो भी गंदा पास्ट है वह उसे पूरी तरह साफ कर देगा, उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस हाँ कहना है। वह कहता है तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगा। आजिन पूछती है कि वह उसकी बात पर भरोसा कैसे करे। डोह्युक जवाब देता है कि उसके शब्द ही उसका प्रूफ है, वह जो कहता है वही करता है। आजिन उसकी बात मान लेती है। डोह्युक उसे रिंग पहनाता है। दोनों मुस्कुराते हैं। इधर जुनसेओ को पता चलता है कि जिस जगह बॉम्ब लगा था वहाँ एक्सप्लोजन होने वाला है। वह तुरंत विंडो तोड़ देता है, जायहू को पकड़ता है और दोनों कूद जाते हैं। दोनों की जान बच जाती है और वे सेफ जगह पहुंच जाते हैं। जुनसेओ आजिन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कॉल पिक नहीं करती। तभी जुनसेओ के पास उसका सेक्रेटरी होम कॉल करता है और कुछ अर्जेंट बताता है। जुनसेओ जेहू से कहता है मुझे जाना होगा, मेरे ग्रैंडफादर की हालत बहुत खराब है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आजिन का पता लगाते रहना। वह वहाँ से चला जाता है। जुनसेओ भागते हुए अस्पताल पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर वह अपने ग्रैंडफादर को डेड पाता है। अगले सीन में ग्रैंडफादर का फ्यूनरल होता है। बहुत से लोग वहाँ आते हैं। जुनसेओ की माँ जीसेओन भी आती है, अलग कपड़े पहने हुए। सब लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। वह फोटो के पास जाती है, फूल रखती है, फिर अपने बेटे जुनसेओ को देखती है। फ्यूनरल के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। उसी समय जेहू भी आता है और जुनसेओ से कहता है मैंने आजिन का पता लगा लिया है, उसने कहा है कि वह बाद में मुझसे बात करेगी। अगले सीन में संघी को एक स्टोर में देखते हैं। उसने पहले आजिन की चीजें चुराई थी और अब उन्हें बेचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और संघी को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहा होता है। संघी कहती है कि आजिन ने ही कहा होगा कि ये सब चीजें उसने बेचने के लिए दी थी। पुलिस अधिकारी बात मान लेता है और संघी को छोड़ देता है। संघी घर आती है। वहाँ सामने आजिन खड़ी होती है। आजिन कहती है अब तुम्हारी वजह से मेरे पास पुलिस के कॉल भी आने लगे हैं। सूंघी सफाई देती है कि वह आजिन के लिए ही कर रही थी। आजिन जॉबलेस है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वह सामान बेचकर पैसा कमाना चाहती थी और 50-50 बांट लेती। आजिन उसे देखती है और बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ चली जाती है। संघी
पीछे से कहती है चलो 40 से 60 कर लेते हैं, लेकिन अहजिन उसे इग्नोर कर देती है। इधर फ्यूनल में जीसेon खाना खाते हुए तमाशा करती है, चिल्लाती है। वह मिस्टर होंग को देखती है और उसे अपने पास बुलाती है। शराब पीने के लिए कहती है, लेकिन होंग मना कर देता है। जीसेon इनहेरिटेंस की बात छेड़ती है। मुझे कितना मिलेगा? होंग साफ कह देता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ जूनसेओ को मिलेगा, आप और आपके लेट हस्बैंड इस फैमिली से ब्लड रिलेटेड नहीं है। उसी समय जूनसेओ भी आ जाता है। जीसेon चिल्लाकर कहती है, ठीक है तो जूनसेओ का क्या? वह भी ब्लड रिलेटेड नहीं है। जूनसेओ शॉक होकर पूछता है, आप क्या कह रही हैं? जीसेon चिल्लाती है, हाँ तुम नाजायज हो, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, अब मुझे उसके बदले पैसा चाहिए। बाहर आकर जूनसेओ अपनी माँ से कन्फ्रंट करता है। वह पूछता है, क्या आपने मुझे सिर्फ इसलिए पाला ताकि मैं उनका वारिस बन जाऊं? जीसेon हाँ कह देती है। वह बताती है कि यह सच आजिन को पहले से पता था, जब वह सिर्फ 9 साल की थी। उसी बात को लेकर आजिन उसे ब्लैकमेल करती थी। जूनसेओ पूछता है, क्या इसी वजह से आप उसे मारा करती थी? वह कहता है कि उसे पता था कि उसकी माँ बुरी है, फिर भी उसने उसकी मदद की क्योंकि उसे उस पर दया आ गई थी। जीसेon रोते हुए कहती है कि उसने यह सब जूनसेओ के लिए किया था ताकि उसे एक अच्छा पिता मिल सके। अगले सीन में संघी और आजिन का कन्फ्रंटेशन होता है। संघी कहती है कि जब उसे स्कूल से निकाला गया तो उसकी फैमिली पूरी तरह टूट गई। वह पूछती है कि क्या आजिन को कभी रिग्रेट हुआ? आजिन ठंडे लहजे में कहती है, मैं सॉरी क्यों कहूँ? सॉरी वही कहते हैं जो कुछ गलत करते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह संघी को याद दिलाती है कि वह खुद लालच में आ गई थी, उसे हेनरेस और स्टाल करती थी लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाई। अगले सीन में जूनसेओ एजेंसी में आजिन से मिलने आता है। वह उसे कॉल करता है लेकिन वह पिक नहीं करती। लिफ्ट खुलती है और सामने आजिन ही खड़ी होती है। जूनसेओ पूछता है, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही हो? आजिन कहती है कि उसे उसके ग्रैंडफादर की डेथ के बारे में पता है और वह बाद में कॉल करने वाली थी। वह जाने लगती है। जूनसेओ उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, तुम मुझे कब कॉल करने वाली थी? आजिन चिल्ला पड़ती है, तुम मुझे ऑर्डर देने वाले होते कौन हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जूनसेओ पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि मैं नाजायज बच्चा हूँ? आजिन कहती है, फाइनली तुम्हें पता चल ही गया। जूनसेओ कहता है कि उसने उससे झूठ बोला। आजिन जवाब देती है कि उसने झूठ नहीं बोला, बस उसे बचाने के लिए, यह सच नहीं बताया। वह कहती है कि अगर उसे पहले पता चलता तो वह टूट जाता, भागता रहता, यह सब सह नहीं पाता। जूनसेओ कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सह लेता। वह गाड़ी में बैठकर चला जाता है, ब्रिज के पास रुकता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब आजिन एक बड़ी हवेली में पहुंचती है। सारे नौकर उसका सम्मान करते हैं। गोंग नाम की वुमन उसे उसके रूम तक ले जाती है। आजिन वेडिंग कार्ड्स देखती है और फ्लाइट टिकट्स भी। जल्द ही इटली में उसकी शादी होने वाली होती है। जेहू अपनी शॉप में होता है और आजिन तो ह्यूग की शादी की न्यूज देख रहा होता है। उसका बॉस टीवी बंद कर देता है और कहता है, अब तुम उस लीग में नहीं हो, आजिन को भूल जाओ। जायहू बाहर देखते हुए कहता है, शायद हमारा सफर यहीं तक था। जूनसेओ अपने घर पर होता है, कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। लीना का कॉल आता है एयरपोर्ट पर। लीना बताती है कि वह फॉरेन जा रही है और नहीं जानती कब वापस आएगी। जूनसेओ कहता है कि कभी टेक्स्ट कर देना। लीना मना कर देती है और एडवाइस देती है, अब आजिन से दूर रहो, अपनी लाइफ पर फोकस करो। जूनसेओ कहता है कि वह वही करने वाला है, अब वह लिखेगा भी नहीं, खुद के लिए टाइम निकालेगा। अगले सीन में आजिन हवेली में घूमते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। वहाँ एक दरवाजा होता है जिस पर लॉक लगा होता है। आजिन उस लॉक डोर को देखती है। आजिन गोंग से कहती है कि वह 3rd फ्लोर वाले कमरे के अंदर जाना चाहती है, वहाँ स्टडी करनी है। गोंग मना कर देती है और कहती है कि उसे वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। आजिन कहती है, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। गोंग जवाब देती है कि पिछली मालकिन भी यहाँ थी लेकिन वह भी कभी उस कमरे में नहीं गई। आजिन कहती है कि उसे नहीं पता वह कौन थी, लेकिन अब वह यहाँ है और गोंग को दरवाजा खोलना होगा। गोंग कहती है कि वह डोह्युक से पूछ लेगी। आजिन हंसती है और कहती है, रहने दो, मैं तो मजाक कर रही थी। अगले सीन में डोह्युक भी वहाँ होता है। दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। डोह्युक पूछता है कि अगले हफ्ते आजिन की शूटिंग है और वह उस फिल्म में काम करने वाली है। आजिन कहती है कि उसे पता है। डोह्युक कहता है, तुम जो पूछना चाहो पूछ सकती हो। आजिन पूछती है, अगर कोई चीज जो आप पाना चाहते हो वह मिल जाए तो आपको कैसा लगता है? डोह्युक कहता है, अगर किसी चीज को पाना आसान हो तो वह बोरिंग लगती है। आजिन पूछती है, तो क्या मुझे पाना आसान था? डोह्युक मुस्कुराकर कहता है कि उसने ऐसा नहीं कहा और आजिन जानती है कि उसे पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है। वह बताता है कि इसीलिए उसने उसे एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ फिल्म दिलवाई। आजिन कहती है कि वह 3rd फ्लोर में जाकर स्टडी करना चाहती है, स्क्रिप्ट पढ़नी है। नीचे सर्वेंट्स रहते हैं, भीड़ होती है, इसलिए वह फोकस नहीं कर पाती, लेकिन डोह्युक साफ मना कर देता है और कहता है कि वह उसके साथ ही स्टडी करेगा। अगले सीन में डोह्युक स्क्रिप्ट पढ़कर आजिन से पूछता है कि कहानी
कहानी किस बारे में है? अहजिन कहती है, मेरी फैमिली को किसी ने मार दिया था और मुझे रिवेंज चाहिए, मुझे हत्यारे को मारना है। दोह्युक कैजुअली पूछता है, वैसे क्या तुमने कभी किसी को मारा है या मारना चाहती हो? अहजिन उसे घूर कर देखती है। दोह्युक मुस्कुराता है और कहता है कि शायद उसने उसे अपनी एक्स वाइफ के बारे में नहीं बताया। वह बताता है कि उसने एक्स वाइफ को जो भी चाहिए था सब दिया, रॉयल लाइफ दी, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं हुई, उस पर आरोप लगाने लगी और आखिरकार उसने डिवोर्स दे दिया। अब वह साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। दोह्युक अहजिन को देखकर कहता है, तुम शॉक हो गई होगी। अहजिन कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। अगले सीन में अहजिन फिल्म की शूटिंग कर रही होती है। चर्च के अंदर सीन शूट होता है। शूटिंग खत्म होने के बाद वह बाहर आती है, एक गली के पास। दो लड़कियां बात कर रही होती हैं, कैसे अहजिन रातों रात फेमस हो गई है और यह सब दोह्युक की वजह से है। वे कहती है कि उसका हाल ही में इनकंग से ब्रेकअप हुआ और अब दोह्युक के साथ है। उनका मानना है कि ये शादी भी 1 साल नहीं चलेगी और डिवोर्स हो जाएगा। अगले सीन में अहजिन पीरियड पेन की मेडिसिन लेती है, शावर लेकर बाहर आती है। तभी वह एक चीज देखती है और पूछती है, यह यहाँ किसने रखा? वह आसपास देखने लगती है। अब जूनसेओ को देखते हैं। वह अपने ग्रैंडफादर की तस्वीर के पास आता है और कहता है, आपने मेरी परवरिश की, मुझे अपने घर में रखा, उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं वहाँ नहीं रह सकता। अगले सीन में दोह्युक अहजिन से मिलने आता है। वह पूछता है, क्या तुम ठीक हो? शायद तुम थक गई हो। अहजिन कहती है कि वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन फिर रुक जाती है और कहती है कि शायद वह सच में थक गई है। दोह्युक उसे किस करता है और कहता है कि वह शॉवर लेने जा रहा है। अहजिन एक वॉच देखती है जो काम नहीं कर रही होती। सर्वेंट से पूछती है। सर्वेंट कहती है कि वह ठीक कर देगी। वॉच को देखकर अहजिन को अपने फादर के फ्लैशबैक्स आते हैं, कैसे उसने उसे टॉर्चर किया था और कैसे उसने उसे मारा था। रात में अहजिन अपने रूम में होती है। नाइटमेट को देखकर वह बहुत डर जाती है। बाहर आकर वह स्मोकिंग करने लगती है। अगले सीन में जेहू और जूनसेओ रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जेहू पूछता है कि आज पहली बार जूनसेओ ने उसे कॉल किया, क्या कोई बात है? जूनसेओ कहता है कि वह सिर्फ ड्रिंक करना चाहता था। फिर वह जेहू से पूछता है, तुम किसी और के लिए अपनी जिंदगी का बलिदान क्यों दे रहे हो? जेहू कहता है कि उसने अपने फादर को मारा, वह क्रिमिनल है, वह जिए या मरे किसी को फर्क नहीं पड़ता। जूनसेओ कहता है कि अब उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए। जेहू कहता है कि वह ठीक है और खुद का ध्यान रख सकता है। अगले सीन में जीसन किसी के लिए रूम तैयार करवा रही होती है। तभी जूनसेओ आता है। जीसेओन अपने बेटे को देखकर शॉक्ड और सस्पिशियस हो जाती है। अब फिर अहजिन को देखते हैं जो शूटिंग से निकल रही होती है। पास में जेहू होता है जो उसे देख रहा होता है। जब वह जाने लगता है, एक लड़की उसे रोकती है और अहजिन के पास ले आती है। अहजिन पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है? जेहू कहता है कि वह सिर्फ चेक करने आया था कि वह ठीक है या नहीं। अहजिन उसे घूर कर देखती है। जेहू मजाक में कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? इतना मत घूरो। अहजिन सीरियस होकर कहती है, क्या तुम मेरे लिए दोह्युक की जांच कर सकते हो? मुझे उसकी एक्स वाइफ के बारे में जानना है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जेहू चिल्लाता है, उसकी पहले शादी हो चुकी थी, मुझे पता था वह पागल है। अहजिन कहती है कि उसे बस अजीब सा फील हो रहा है। यहाँ रिवील होता है कि दोह्युक उनकी सारी बातें सुन रहा था। अगले सीन में गोंग अहजिन के लिए चाय लाती है। अहजिन मना कर देती है। गोंग कहती है कि दोह्युक ने पीने को कहा है, वरना उसे डांट पड़ेगी। गोंग चली जाती है, लेकिन अहजिन चाय नहीं पीती और उसे गिरा देती है। रात में दोह्युक अहजिन के रूम में आता है। वह सो रही होती है। वह उसे छूता है, देखता रहता है और किस करने के लिए पास आता है। सुबह अहजिन बाहर वेदर एंजॉय कर रही होती है। तभी रिवील होता है कि एक सर्वेंट असल में संग ही होती है। जब कोई सर्वेंट आसपास नहीं होता, संग ही चुपके से अहजिन के पास आती है और चाकू निकालती है। वह चिल्लाती है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तुम्हें मार दूंगी। सूंघ ही चाकू से हमला करती है। अहजिन घायल हो जाती है, लेकिन खुद को बचा लेती है। चाकू नीचे गिर जाता है। संग ही उसके बाल पकड़कर खींचती है और फिर से चाकू उठाकर उसे मारने आती है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है यह ब्लेसिंग है या कर्स? वह दोह्युक के बारे में कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी अहजिन चाकू उठाकर संघी के चेहरे पर वार कर देती है। सूंघी चीखने लगती है। पीछे दोह्युक खड़ा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। दोह्युक आगे आता है, अहजिन को उठाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में अहजिन को होश आता है। वह सामने जूनसेओ को देखती है, लेकिन वह असल में दोह्युक होता है। दोह्युक उसे कहता है, बस आराम करो, किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। वह अहजिन को अपनी बाहों में ले लेता है। अब चारों तरफ न्यूज फैल जाती है कि अहजिन पर अटैक हुआ था, सुंघी ने उसे मारने की कोशिश की थी। जेहू ये न्यूज देखता है और गुस्से में चिल्लाता है, वह औरत अहजिन को मारने की कोशिश क्यों कर रही थी? अगले सीन में रिपोर्टर हागुक को देखते हैं, जो पॉडकास्ट के जरिए अहजिन के पास को एक्सपोज कर रहा होता है। अब दोहुक और अहजिन का सीन आता है। दोह्युक पूछता है, तुम कैसी हो? वह कहता है कि कुछ दिन बाद उसकी शूटिंग है, उससे पहले उसे ब्रेक और रेस्ट चाहिए। वह अहजिन को
बताता है कि संघी को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिया गया है और वह हॉस्पिटल डोह्यूक का ही है। अब आजिन को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में जेहू अपने दोस्त के साथ होता है। दोस्त बताता है कि संघी को जिस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया है वह वही अस्पताल है जहां डोह्यूक ने अपनी एक्स वाइफ को रखा था, लेकिन उसकी एक्स वाइफ अब गायब है। वे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और वहाँ वही आदमी दिखता है जिसने पहले जेहू पर हमला किया था। जायहू शॉक होकर कहता है, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अब जूनसेओ अपनी माँ जीसेओन के साथ होता है। जीसेओन कहती है कि उसे पता है जूनसेओ ने लिखना छोड़ दिया है, लेकिन लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे इस पर दोबारा सोचना चाहिए। जूनसेओ कहता है कि वह इस बारे में सोचेगा। जीसेओन कहती है कि उसे यहाँ दम घुट रहा है एंड वह शॉपिंग जाना चाहती है। शॉपिंग के दौरान जीसेओन को एक पर्स पसंद आ जाता है। वह जूनसेओ से पूछती है कि कौन सा ले। जूनसेओ कहता है, आप पर दोनों अच्छे लगते हैं। शॉप की गर्ल उन्हें देखकर कहती है, आप माँ बेटा है ना, आपकी जोड़ी बहुत प्यारी है। जीसेओन खुश हो जाती है और बाहर आकर जूनसेओ से कहती है, तुम सच में एक अच्छे बेटे बन रहे हो। तभी एक आदमी जूनसेओ को पहचान लेता है और कहता है, आप नॉलेज जिनसेओ है ना, मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की थी। जूनसेओ कहता है कि वह अपनी माँ के साथ है। जीसेओन खुद कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, वह बात कर सकता है। आदमी जूनसेओ को साइड में ले जाकर कहता है, मैं आपकी बुक फॉलो करता हूँ, आपकी बुक में जो लिखा है वही आजिन के साथ हो रहा है। वह हाल का इंसिडेंट बताता है, संघी का अटैक। जूनसेओ कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता था। रिपोर्टर कहता है, लेकिन यह सब आपकी बुक में पहले से लिखा हुआ है, क्या आपको पता है आगे क्या होगा? जूनसेओ साफ कह देता है, नहीं, यह सिर्फ फिक्शन है। जूनसेओ बाहर आकर जायहू को कॉल करता है और पूछता है कि आजिन के साथ क्या हुआ। जेहू ताना मारते हुए कहता है, अब तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? इतने आर्टिकल्स आ चुके हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं देखते? अब आजिन अपने रूम में होती है। वह अपने बारे में चल रही र्यूमर्स देखती है। बाहर आती है। इनमो पूछती है, आप ठीक हो? आजिन कहती है कि उसे सिर दर्द हो रहा है और चाय चाहिए। इनमो चाय लेने जाती है। आजिन कुछ सर्वेंट्स को देखती है और उसे लगता है कि वे उसके बारे में बातें कर रहे हैं। चाय आती है। आजिन चाय पीती है और अचानक ब्लैकआउट हो जाता है। अगला सीन दिखाता है कि वह कहीं और होती है, अल्कोहल पी रही होती है। वह खुद से पूछती है, मैं यहाँ कैसे पहुंची? फिर बाहर आकर देखती है कि चीजें नीचे गिरी हुई है। कुछ देर बाद वह थर्ड फ्लोर पर पहुंचती है और देखती है कि लॉक्ड रूम अब खुला हुआ है। वह अंदर जाती है। इनमो पीछे आ जाती है। आजिन पूछती है, यह सब क्या है? इनमो ने कहा था कि यह तुमने किया है। आजिन कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आजिन सर्वेंट्स की बात सुनती है, गुस्से में चीजें गिरा देती है, एक हथियार उठाती है, तीसरी मंजिल में जाकर दरवाजा तोड़ देती है। अंदर डोह्यूक की एक्स वाइफ की फोटो लगी होती है। इनमो पूछती है, क्या आप ठीक है? हॉस्पिटल चलना चाहेंगी? आजिन चिल्लाती है, मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊँ? मैं डोह्यूक की एक्स वाइफ जैसी नहीं हूँ। वह इनमो को वार्न करती है, आज जो हुआ वह डोह्यूक को मत बताना। आजिन अपने रूम में लौटती है, नशे में होती है। जायहू का कॉल आता है लेकिन वह पिक नहीं करती। अगले सीन में आजिन शूटिंग कर रही होती है। शूटिंग के बाद जायहू उससे मिलने आता है और उसे साइड में ले जाता है। आजिन पूछती है, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? जायहू कहता है, तुमने मुझे कॉल किया था, हेल्प मांग रही थी। आजिन कहती है, मैंने नहीं किया। जायहू कहता है, मुझे पता है तुमने किया था, बस तुम्हें याद नहीं है। आजिन कहती है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, नाइटमेयर्स आते हैं, मुझे लगता है डोह्यूक मेरे साथ कुछ कर रहा है। जेहू आजिन को बताता है कि उसे पता चल गया है कि डोह्यूक की एक्स वाइफ किस हॉस्पिटल में थी, लेकिन वह अब वहाँ नहीं है, वह गायब हो चुकी है। हालांकि उसी अस्पताल में शंगी को रखा गया है। जायहू बताता है कि उसे यह भी पता चला है कि संघी पहले से डोह्यूक से मिल चुकी थी और उसने पैसों के लिए सब कुछ किया था। आजिन इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब संघी उस पर हमला कर रही थी तो वह चिल्लाते हुए बोली थी, तुम्हारा पति, लेकिन वह बात पूरी होने से पहले ही आजिन ने उसके चेहरे पर वार कर दिया था। आजिन टूटकर चिल्लाती है, तो मैं क्या करूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं डिवोर्स दे दूं? वह साफ कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत समय लगाया है। वह पूछती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जेहू उसे कंसोल करता है और उसे हक करता है। इसके बाद आजिन को फिर नाइटमेयर आता है। उसे लगता है कि कमरे में कोई है। डर के मारे वह मिरर तोड़ देती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। पीछे डोह्यूक खड़ा होता है जो सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। वह पास आता है, उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है और पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? आजिन गुस्से में पूछती है, तुम चाहते क्या हो? डोह्यूक बिना झिझक कह देता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर डिपेंड हो जाओ, अपने आप कुछ भी न कर पाओ। अब जूनसेओ जेहू से मिलने आता है। जेहू उसे सब कुछ बता देता है। डोह्यूक क्या कर रहा है? आजिन को नाइटमेयर्स आ रहे हैं। उसे खुद नहीं पता कि उसने पास्ट में या हाल ही में क्या
किया है। जायहू कहता है यह सब दो ह्यूक कर रहा है, हमें उससे लड़ना होगा, हमें उसे हराना होगा। लेकिन जुनसेओ मना कर देता है। वह पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? जायहू कहता है कि जो वह कह रहा है वही सच है, लेकिन जुनसेओ साफ कह देता है यह उसकी लाइफ है, हम इंटरफियर नहीं कर सकते। जायहू गुस्से में चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आयजिन शूटिंग पर आती है। वह स्क्रिप्ट पढ़ती है और देखती है कि स्क्रिप्ट चेंज कर दी गई है। डायरेक्टर बताता है कि नई स्क्रिप्ट में आयजिन को बेसबॉल बैट से किसी को मारना है। बैट पर खून लगा होता है। यह देखकर आयजिन को अपने पिता की याद आ जाती है। वह कई बार सीन करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती, ब्रेक लेती है, फिर वापस आती है और कहती है मैं कर सकती हूँ। वह बैट उठाती है और उस आदमी को मारना शुरू कर देती है। डायरेक्टर कट चिल्लाता है लेकिन अहजिन रुकती नहीं। क्रू लोग आकर उसे रोकते हैं। तभी अहजिन की नजर डो ह्यूक पर पड़ती है जो मुस्कुरा रहा होता है और कहता है तुमने अच्छा किया। इसके बाद न्यूज फैल जाती है कि शूटिंग के दौरान आजिन ने एक आदमी को लगभग मार दिया। आजिन डायरेक्टर को कॉल करके पूछती है स्क्रिप्ट चेंज करने का ऑर्डर किसने दिया? डायरेक्टर बताता है डो ह्यूक ने। आजिन गुस्से में डो ह्यूक से मिलने जाती है। वह पुल पर होता है। आजिन पूछती है तुमने स्क्रिप्ट क्यों बदली? डो ह्यूक कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास हेल्प के लिए कोई न रहे, तुम सिर्फ मेरे पास आओ। वह कहता है कि उसने उसे सब कुछ दिया, फेम, पावर, लाइफ। फिर वह उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है लेकिन जो मैं चाहता हूँ वह तुम नहीं दे पाई। अहजिन पीछे हटती है। डो ह्यूक कहता है कि उसकी एक्स वाइफ ये सब सह नहीं पाई लेकिन अहजिन उससे बेहतर है। अहजिन पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? डो ह्यूक कहता है मुझे लगता है तुम्हें पनिश किया जा रहा है। अहजिन को कुछ समझ नहीं आता। उसे याद आता है कि जब उसे लगता था कि वह जुनसेओ की बाहों में है, असल में वहाँ डो ह्यूक होता था। उसी समय उसने कहा था मुझे लगता है मुझे पनिशमेंट मिल रही है। अचानक डो ह्यूक उसे पुल से धक्का दे देता है। अहजिन डूबने लगती है, अपने पास्ट को याद करती है लेकिन किसी तरह ऊपर आ जाती है। डो ह्यूक जुनसेओ को कॉल करता है और कहता है मेरी फियांसे की हालत ठीक नहीं है, आकर उसे संभाल लो। जुनसेओ दौड़कर पहुंचता है। अहजिन उससे कहती है मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं भी इस्तेमाल होने वाला कचरा हूँ, लेकिन मैं डो ह्यूक से ऊपर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जुनसेओ मना कर देता है। अहजिन बाथरूम में जाकर जायहू को कॉल करती है। वह रोते हुए कहती है मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं यह और सहन नहीं कर सकती। जायहू कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अहजिन पूछती है तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? जायहू जवाब देता है क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा कोई नहीं है, तुम मुझे जितना चाहो उतना यूज कर सकती हो। अगले दिन अहजिन नई एनर्जी के साथ शूटिंग पर आती है। मैनेजर पूछती है कि कल क्या हुआ था? अहजिन कहती है मुझे याद नहीं, वैसे हुआ क्या था? डो ह्यूक उससे मिलने आता है और बताता है कि वह बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। वह कहता है आज तुम बेहतर लग रही हो, कल तो तुम मुझे गालियां दे रही थी। अहजिन जानबूझकर झूठ बोलती है, मैं तुम्हें गाली कैसे दे सकती हूँ, शायद तुमने सपना देखा होगा। डो ह्यूक कंफ्यूज्ड हो जाता है। इधर जेहू डो ह्यूक के आदमी को रोकता है और अपना हेलमेट उतार कर कहता है मैं वही हूँ जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी, मैं तुम्हारे और डो ह्यूक के बारे में सब जानता हूँ, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। वह चला जाता है। आदमी डो ह्यूक को कॉल करता है और प्रॉब्लम बताता है। डो ह्यूक गुस्से में कहता है जायहू को मार दो। अहजिन यह बात सुन लेती है। जेहू अपनी शॉप में कैमरास इंस्टॉल करवा चुका होता है। गाड़ियां आती हैं, आदमी उसे मारने आते हैं। वह बाइक से भागता है, फाइट करता है और कैमरों के सामने उनसे कन्फेशन करवा लेता है। वे बताते हैं कि यह सब डो ह्यूक के ऑर्डर पर हुआ था। पैरेलल में अहजिन शूटिंग कर रही होती है और उसी तरह बैट से मारती है जैसे उसने अपने पिता को मारा था। जुनसेओ अपने घर पर बचपन की फोटोज देख रहा होता है। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो में जेहू को मारा जा रहा होता है। उसी समय अहजिन के फोन पर भी वही वीडियो आता है। अहजिन घबराकर जायहू को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन एजेंट की कॉल का कोई जवाब नहीं आता। वह बाथरूम में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि जियो के साथ क्या हो गया है। उसी समय कुछ आदमी जियो की बॉडी को लोहे के डब्बे में बंद कर देते हैं। जसियो बार बार जियो को कॉल करता है लेकिन आदमी उसका फोन छीन लेते हैं। अगले सीन में जसियो जियो के दोस्त के पास पहुंचता है। वह पूछता है कि क्या हुआ। दोस्त रोते हुए बताता है मुझे नहीं पता था कि वह मरने जा रहा है, अगर मुझे पता होता तो मैं ये काम कभी नहीं करता, मैं उसकी हेल्प करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। वह आगे बताता है कि जियो ने कहा था कि यह सब जसियो को दे देना और वह कुछ एविडेंस उसे दे देता है। अगली सुबह एजेंट की नींद खुलती है। वह देखती है कि वह दो की बाहों में है। वह चुपचाप उठकर बाहर आती है। दो भी उसके पीछे आ जाता है। एजेंट कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अगली बार मुझे टच मत करना। दो कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, तुम मेरी वाइफ हो। एजेंट शांत आवाज में कहती है अगर मैं सच में तुम्हारी वाइफ होती तो तुम्हारा सब कुछ मेरा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वह आगे चेतावनी देती है अब से मुझे टच मत करना क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है। वह उसे
एविडेंस दिखाती है, पास जाती है और कहती है अगली बार ऐसा किया तो ये वीडियो एक्सपोज कर दूंगी, फिर तुम्हें पता है क्या होगा। वह दो के चेहरे को छूती है, हल्की सी किस करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेसियो एजेंट को कॉल करता है, पूछता है जियो के साथ क्या हुआ, मुझे बताओ तुमने क्या किया। एजेंट कहती है क्या तुम यह समझ पाओगे, मुझे दो के खिलाफ एविडेंस चाहिए था, इसलिए जियो ने यह सब मेरे लिए किया। जेसियो गुस्से में चिल्लाता है तुम्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन एजेंट साफ कह देती है मैं कभी नहीं रुकूंगी, जो कि मौत के बाद, अब तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद जेसियो दो से मिलने जाता है, वह दो को चेतावनी देता है एजेंट से दूर रहो वरना मैं वह वीडियो एक्सपोज कर दूंगा, वह मेरे पास भी है, एजेंट को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। अगले सीन में जेसियो अपने घर पर होता है, वह अपनी पुरानी तस्वीरें देखता है और फिर उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ एजेंट को तैयार किया जा रहा होता है क्योंकि उसे अवार्ड सेरेमनी में जाना है। जेसियो उसे कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन एजेंट फोन नहीं उठाती। जेसियो उस रिपोर्टर को कॉल करता है जो पहले उससे मिलने आया था और कहता है मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। अब अवार्ड सेरेमनी का सीन आता है, एजेंट वहाँ पहुँचती है, बिल्कुल वही सीन जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। वह फैंस को हाय हेलो करती है और अंदर चली जाती है। सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अवार्ड किसे मिलेगा, अवार्ड एजेंट को ही मिलता है। वह स्टेज पर जाती है, अवार्ड लेती है और स्पीच देती है मेरी माँ कैसी इंसान थी, उससे मुझ पर प्राउड होगा। लेकिन उसी समय जेसियो सब कुछ एक्सपोज कर देता है। एजेंट के खिलाफ एक एक करके सबूत सामने आने लगते हैं, कई विटनेस सामने आते हैं। शंगी भी एजेंट के खिलाफ गवाही देती है। सारे लोग अपने फोन में ये सब देख रहे होते हैं। एजेंट ये सब नोटिस कर लेती है, वह स्क्रीन की तरफ देखती है जहाँ जेसियो एजेंट के पूरे पास्ट को एक्सपोज कर रहा होता है कि वह कैसी इंसान है। एजेंट अपने हाथ से अवार्ड नीचे फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। वह सड़क क्रॉस करती है, पास में एक गाड़ी होती है जिसमें जेसियो बैठा होता है। जेसियो गाड़ी से बाहर आता है और एजेंट को देखता है, दोनों गाड़ी में बैठते हैं। जेसियो पूछता है कहाँ जाना चाहती हो, एजेंट कहती है जहाँ कोई भी न हो, सिर्फ हम दोनों। जेसियो कहता है अब रुक जाना चाहिए, किसी और को चोट मत पहुंचाओ। वह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो दोनों साथ में हेल चलते हैं। एजेंट पूछती है क्या तुम इसके लिए सीरियस हो। जेसियो हामी भरता है और गाड़ी को जानबूझकर खाई में डाल देता है। अगले सीन में न्यूज आती है जेसियो की मौत हो गई है, एजेंट घायल हुई थी लेकिन वह लापता है। जेसियो की माँ उसका लिखा हुआ लेटर पढ़ती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, हमारे बीच जो भी निशानी थी मैंने सब हटा दिया है। वह फोटो एल्बम खोलती है लेकिन उसमें एजेंट की एक भी फोटो नहीं होती। वह घबराकर नीचे आती है और गिर जाती है। स्मृति स्थल पर एजेंट की फोटो लगी होती है। कोई अनजान शख्स आकर वहाँ फूल रख देता है लेकिन पता नहीं होता कि वह कौन है। दूसरी तरफ डो अपने आदमियों पर चिल्ला रहा होता है तुम्हें एजेंट क्यों नहीं मिली, वह गई कहाँ। वह न्यूज देखता है जहाँ बताया जा रहा होता है एजेंट एक्सीडेंट के बाद गाड़ी से बाहर निकली और भाग गई थी। अगले सीन में पूरा सच दिखाया जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, एजेंट जिंदा होती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। वह चाकू निकालती है, सीट बेल्ट काटती है और किसी तरह बाहर निकलती है। जेसियो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एजेंट फिर भी बाहर निकल जाती है। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, पीछे मुड़कर देखती है एक डरावने चेहरे के साथ। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या लगता है इसका सीजन 2 आएगा, अगर हाँ तो अब आजिन क्या कारनामे करेगी। मुझे तो लगता है इसका अगला सीजन और भी भयानक होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं।